थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करती है। इसमें नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च किया। उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से बात की, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उनके सीक्रेट्स को कंपाइल किया। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने के लिए माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के बारे में है। हिल कहते हैं कि सोच और एक्शन का कॉम्बिनेशन हाई सक्सेस का राज है। इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन सबसे पहले एक बर्निंग डिजायर चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं समरी को चैप्टर वाइज। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन और डिजायर का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। हिल बोलते हैं कि हर बड़ी सक्सेस एक आइडिया से स्टार्ट होती है। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से सीखा कि सक्सेस के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। कार्नेगी ने कहा कि अगर आप अपने माइंड को फोकस करो तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हिल ने इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हर इंसान के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप इन्हें सीरियसली लो। इस चैप्टर में हिल एक बात क्लियर करते हैं कि पैसा या सक्सेस अपने आप नहीं आता, इसके लिए प्लान चाहिए, एफर्ट चाहिए और पेशेंस चाहिए। उन्होंने कहा कि हर फेलियर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अगर आप उससे देख सको तो आप गेम में आगे बढ़ सकते हो। चैप्टर 2, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। ये चैप्टर डिजायर के बारे में है। हिल कहते हैं कि सक्सेस का पहला स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। बिना इसके कुछ नहीं होगा। डिजायर मतलब सिर्फ विश नहीं, बल्कि एक जुनून जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। उन्होंने कहा कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो उससे दिल से फील करो, उसका क्लियर पिक्चर बनाओ। हिल बोलते हैं कि जो लोग अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं वो उससे अचीव करने के चांसेस बढ़ा देते हैं। डिजायर को प्रैक्टिकल बनाने के लिए उन्होंने 6 स्टेप्स दिए। पहला स्टेप है कि आप एग्जैक्टली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, जैसे कितना पैसा या कोई स्पेसिफिक पोजीशन। दूसरा स्टेप है कि आप उसके बदले में क्या दे सकते हो, मतलब एफर्ट या सर्विस। तीसरा स्टेप है डेडलाइन सेट करना। चौथा स्टेप है प्लान बनाना। पांचवा स्टेप है प्लान को लिखना और छठा स्टेप है उससे रोज पढ़ना। हिल कहते हैं कि जब तक आपका डिजायर डेफिनेट नहीं होगा तब तक आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी सक्सेस नहीं पकड़ सकता। डिजायर के बाद हिल एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि आपको अपने गोल को सीक्रेट रखना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को बताना जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिजायर को स्ट्रांग रखने के लिए फेथ चाहिए, जो अगले चैप्टर में आता है, लेकिन इसमें फोकस है कि आपका दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में चले। अगर आपका डिजायर वीक है तो आप हाफवे पे रुक जाओगे, इसलिए इससे बर्निंग डिजायर बनाने का तरीका सीखो। हिल कहते हैं कि हिस्ट्री में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा जुनून था जो कभी नहीं बुझा। चैप्टर 3, फेथ, विजुअलाइजेशन और बिलीफ का पावर। फेथ मतलब विश्वास। हिल बोलते हैं कि डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए फेथ चाहिए। ये एक इमोशनल स्टेट है जिसमें आप अपने गोल को ऑलरेडी अचीव समझते हो। फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस्ड हो जाता है तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में चलने लगते हैं। हिल कहते हैं कि फेथ बनाने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए, मतलब अपने गोल को माइंड में इमेजिन करो, उससे फील करो जैसे वो सच हो गया हो। इसमें एफर्मेशन का भी रोल है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, जैसे मैं ये अचीव कर लूंगा। फेथ को स्ट्रांग बनाने के लिए हिल बोलते हैं कि आपको नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है, जैसे फियर, डाउट, जेलसी, क्योंकि ये फेथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। उन्होंने कहा कि फेथ एक साइंस है जो माइंड के थ्रू वर्क करता है। अगर आप रिपीटेडली अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलते हो तो आपका माइंड उससे एक्सेप्ट करने लगता है। हिल कहते हैं कि फेथ और डिजायर का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपको हर रोज अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। बिना फेथ के आपका प्लान सिर्फ पेपर पे लिखा रह जाएगा। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी कहा कि फेथ रिलीजियस नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल है, जो हर इंसान उस कर सकता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, माइंड को इन्फ्लुएंस करना। ऑटो सजेशन मतलब अपने आप को सजेस्ट करना। हिल कहते हैं कि ये फेथ और डिजायर को स्ट्रांग बनाने का टूल है। इसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो, जैसे एक सीड को प्लांट करते हो। उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड वो चीज एक्सेप्ट करता है जो आप रिपीटेडली बोलते हो या सोचते हो। तो अगर आप बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ तो माइंड उससे सच मान लेगा, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। हिल बोलते हैं कि ऑटो सजेशन के थ्रू आप अपने हैबिट्स चेंज कर सकते हो, और हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने 6 स्टेप्स वापस रिपीट किए, लेकिन इस बार फोकस ऑटो सजेशन पे था। आपको अपना गोल लिखना है, उससे रोज पढ़ना है और उससे फील करना है। हिल कहते हैं कि इमोशंस के साथ सजेशन देना जरूरी है। बिना इमोशन के ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप एक्साइटेड हो या पैशनेट हो तो सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो सजेशन के लिए क्वाइट टाइम चाहिए, जैसे सुबह या रात को, जब आपका माइंड काम हो। इससे आपका फोकस बढ़ता है और आप अपने गोल के साथ कनेक्टेड फील करते हो। पार्ट 2, नॉलेज, इमेजिनेशन और प्लानिंग। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सक्सेस का नेक्स्ट स्टेप। हिल बोलते हैं कि नॉलेज पावर है, लेकिन सिर्फ तब जब वो स्पेशलाइज्ड हो।
जनरल नॉलेज तो सबके पास होती है, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन सक्सेस के लिए आपको स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करो। हिल कहते हैं कि आपको अपने गोल के हिसाब से नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेस के स्किल्स सीखो, अगर इन्वेंटर बनना है तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए। इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए हिल बोलते हैं कि आपको सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे, जैसे बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन इनफ नहीं है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। आपको खुद सीखना पड़ेगा जो आपके गोल के लिए जरूरी है। हिल कहते हैं कि नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना भी इम्पोर्टेंट है, मतलब उससे प्लान में उस करो, वरना वो वेस्ट हो जाएगी। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बोला कि आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और पुरानी नॉलेज काम नहीं करती। चैप्टर 6, इमेजिनेशन आइडियाज का सोर्स। इमेजिनेशन एक ऐसा टूल है जो सक्सेस के लिए जरूरी है। हिल कहते हैं कि हर बड़ी चीज पहले इमेजिनेशन में बनी, जैसे एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन। उन्होंने इमेजिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब पुराने आइडियाज को मिक्स करके नया आइडिया बनाना, जैसे एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब बिल्कुल नया आइडिया सोचना जो पहले कभी ना हुआ हो। हिल बोलते हैं कि दोनों का यूज करना चाहिए। इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हिल कहते हैं कि आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, मतलब रूटीन से हटके सोचना। उन्होंने कहा कि डिजायर के साथ इमेजिनेशन मिल जाए तो आपके गोल के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। इस चैप्टर में हिल बोलते हैं कि आइडियाज हाई असली वेल्थ है, पैसा तो बाद में आता है, लेकिन आइडिया पहले चाहिए। इमेजिनेशन के थ्रू आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल सकते हो और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। हिल कहते हैं कि जो लोग इमेजिनेशन का यूज नहीं करते वो लिमिटेड रह जाते हैं। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिजायर को एक्शन में बदलना। हिल बोलते हैं कि डिजायर, फेथ और नॉलेज के बाद प्लानिंग चाहिए। बिना प्लान के आपका गोल सिर्फ ड्रीम रह जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसमें स्टेप्स होने चाहिए। इस चैप्टर में हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के स्टेप्स देते हैं। पहला स्टेप है एलाइज बनाना, मतलब ऐसे लोग जो आपके साथ काम करें। दूसरा स्टेप है गोल को क्लियर रखना। तीसरा स्टेप है रिसोर्सेज कलेक्ट करना और चौथा स्टेप है एक्शन लेना। हिल कहते हैं कि प्लान परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट करना जरूरी है। प्लानिंग में हिल एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि आपको फेलियर से डरना नहीं है। अगर प्लान फेल हो जाए तो नया प्लान बनाओ। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। इसमें उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप का कांसेप्ट दिया, मतलब ऐसा ग्रुप जो आपके गोल को सपोर्ट करे, आइडियाज दे और मोटिवेशन दे। हिल कहते हैं कि अकेले सक्सेस मुश्किल है, लेकिन टीम के साथ आप बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। प्लानिंग के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपनी सर्विस की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब जो काम आप करते हो USME क्वालिटी डालो ताकि लोग आपको नोटिस करें। इस चैप्टर में हिल बोलते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज भी जरूरी हैं, जैसे ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि लीडर वो नहीं जो बस ऑर्डर देता है, बल्कि वो जो टीम को इंस्पायर करता है। प्लानिंग के साथ पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते। हिल कहते हैं कि हर प्लान को टेस्ट करो, अगर काम ना करे तो एडजस्ट करो, लेकिन रुको मत। चैप्टर 8, डिसीजन प्रोक्रास्टिनेशन को डिफीट करना। डिसीजन मेकिंग सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर है। हिल बोलते हैं कि जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल लोग डेफिनेट डिसीजंस लेते हैं और USP स्टिक करते हैं। हिल कहते हैं कि डिसीजन लेने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि लोग आपके अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास पे खड़ा रहना है। हिल बोलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ओवरकम करने के लिए आपको अपने गोल पे फोकस रखना है। उन्होंने कहा कि जब आप डिसीजन लेते हो तो उससे फॉलो थ्रू करो, वरना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इस चैप्टर में हिल कहते हैं कि हिस्ट्री के बड़े लोगों ने टफ डिसीजंस लिए, जैसे अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हिल बोलते हैं कि डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन सोच समझ के फैसला लो और फिर उससे बदलो मत जब तक जरूरत ना हो। पार्ट 3, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और सबकॉन्शियस पावर। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, सक्सेस का रियल टेस्ट। हिल बोलते हैं कि परसिस्टेंस एक ऐसा क्वालिटी है जो सक्सेस के लिए मस्ट है। बिना इसके आपका डिजायर, फेथ या प्लान काम नहीं करेगा। परसिस्टेंस मतलब हर मुश्किल के बाद भी लगे रहना। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग थोड़ी सी फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कभी हार नहीं मानते। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस एक हैबिट है, इससे डेवलप करना पड़ता है और इसके लिए विल पावर चाहिए। इस चैप्टर में हिल बोलते हैं कि परसिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला है डेफिनेट पर्पस, मतलब क्लियर गोल। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो आपको मोटिवेशन दे। तीसरा है सेल्फ रिलायंस, मतलब अपने आप पे भरोसा। और चौथा है डेफिनेट प्लान्स, जो आपको डायरेक्शन दे। हिल कहते हैं कि अगर आपके पास ये क्वालिटीज हैं, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि फेलियर एक टेम्पररी सेटबैक है, इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इससे सीखना चाहिए। परसिस्टेंस के साथ आप अपने वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, टीम वर्क का मैजिक। मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट हिल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा कि जब 2 या ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलते हैं तो उनका कलेक्टिव पावर बढ़ जाता है।
ये एक एनर्जी क्रिएट करता है जो अकेले पॉसिबल नहीं है। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप में लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस डबल हो जाते हैं। हिल बोलते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए आपको ऐसे लोग चुनने चाहिए जो आपके गोल से एग्री करें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। उन्होंने कहा कि ग्रुप में हार्मनी होनी चाहिए, मतलब सबका फोकस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। हिल कहते हैं कि हिस्ट्री में हर बड़ा सक्सेस मास्टरमाइंड का रिजल्ट था, जैसे हेनरी फोर्ड ने अपने एडवाइजर्स के साथ काम किया। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बोला कि आपको ग्रुप के साथ रेगुलर मीटिंग्स करनी चाहिए ताकि आइडियाज फ्रेश रहे और प्रोग्रेस हो। मास्टरमाइंड आपको अकाउंटेबिलिटी देता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड इन अ पावर का गेटवे। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। हिल कहते हैं कि ये 24/7 काम करता है और जो भी आप कॉन्शियसली सोचते हो उससे एक्सेप्ट कर लेता है। उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, जैसे फेथ, डिजायर या फियर। हिल बोलते हैं कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स फीड करते हो तो ये आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स देते हो तो ये आपको पीछे ले जाएगा। इस चैप्टर में हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए ऑटो सजेशन का यूज करो। उन्होंने कहा कि ये एक ब्रिज है कॉन्शियस और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच। हिल बोलते हैं कि आप अपने गोल को सबकॉन्शियस में प्लांट करो और उससे विजुअलाइज करो ताकि ये आपके एक्शंस को गाइड करे। उन्होंने ये भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन चाहिए, वरना ये रैंडम थॉट से भर जाता है। हिल कहते हैं कि जब आपका सबकॉन्शियस कन्विंस्ड हो जाता है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है। ये एक साइलेंट पार्टनर है जो आपके सक्सेस के लिए काम करता है। पार्ट 4, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस और फियर को ओवरकम करना। चैप्टर 12, द ब्रेन थॉट्स का पावर हाउस। हिल बोलते हैं कि ब्रेन एक ऐसा मशीन है जो थॉट्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है। उन्होंने कहा कि ये सबकॉन्शियस माइंड का फिजिकल पार्ट है जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है। हिल कहते हैं कि जब आप अपने ब्रेन को डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन के साथ यूज करते हो तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बन जाता है, मतलब आपके थॉट्स वाइब्रेशंस बैंड के यूनिवर्स में जाते हैं और वापस अपॉर्चुनिटीज या आइडियाज के रूप में आते हैं। इस चैप्टर में हिल बोलते हैं कि ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए, जैसे मसल्स को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ काम करते हो तो आपके ब्रेन का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। हिल कहते हैं कि इमोशंस ब्रेन के सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे पैशन या एक्साइटमेंट, इसलिए पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ सोचना जरूरी है। उन्होंने ये भी बोला कि ब्रेन लिमिटलेस है, अगर आप उससे सही तरीके से यूज करो तो आपके गोल्स के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन का पावर। सिक्स्थ सेंस को हिल क्रिएटिव इमेजिनेशन का पीक कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करती है। हिल बोलते हैं कि सिक्स्थ सेंस लॉजिक या रीजनिंग से नहीं समझ में आती, बल्कि ये एक गट फीलिंग है जो आपको गाइड करती है। उन्होंने कहा कि ये तब डेवलप होती है जब आप डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस के साथ काम करते हो। सिक्स्थ सेंस आपको वार्निंग्स देती है, अपॉर्चुनिटीज दिखाती है और डिसीजंस में हेल्प करती है। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस एक गिफ्ट है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन, साइलेंस और फोकस चाहिए। हिल बोलते हैं कि हिस्ट्री के बड़े लोगों ने इसका यूज किया, जैसे इन्वेंटर्स ने अपने ब्रेक थ्रूज के लिए इंट्यूशन पे भरोसा किया। ये चैप्टर थोड़ा मिस्टिकल लगता है, लेकिन हिल कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। अगर आप ISPE ट्रस्ट करो तो ये आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। चैप्टर 14, हाउ टू आउटविट द सिक्स घोस्ट्स ऑफ फियर, फियर से फ्रीडम। लास्ट चैप्टर में हिल बोलते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेयर है। उन्होंने 6 बेसिक फेयर्स लिस्ट किए, पॉवर्टी का फेयर, क्रिटिसिज्म का फेयर, इल हेल्थ का फेयर, लव खो देने का फेयर, ओल्ड एज का फेयर और डेथ का फेयर। हिल कहते हैं कि ये फेयर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस, डिजायर या एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्होंने कहा कि फेयर एक स्टेट ऑफ माइंड है और इससे कंट्रोल किया जा सकता है। फेयर को ओवरकम करने के लिए हिल बोलते हैं कि आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, पॉजिटिव थिंकिंग से नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करो। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी का फियर आपको रिस्क लेने से रोकता है, क्रिटिसिज्म का फियर आपका सेल्फ एस्टीम गिरता है। हिल कहते हैं कि इन फियर्स को फेस करो, इनका एनालिसिस करो और इन्हें डिफीट करने का प्लान बनाओ। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बोला कि वरी एक टाइप का फियर है जो एनर्जी वेस्ट करता है। हिल कहते हैं कि जब आप फियर से फ्री हो जाते हो तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है और सक्सेस के लिए रास्ता खुल जाता है। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी समरी। इसमें हमने 13 प्रिंसिपल्स सीखे, डिजायर से शुरू करके फियर को ओवरकम करना तक। हिल कहते हैं कि सक्सेस माइंडसेट और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इंस्पायर हो सके और अपने गोल्स के लिए काम शुरू करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप थिंकिंग रिच। थैंक यू।